नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रणाली से होने पर संशय बरकरार है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, इसके लिए कोई अध्यादेश राज्यपाल को नहीं भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो निकाय चुनाव। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसमें बयान देते हुए कहा कि निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, इसके लिए कोई अध्यादेश राज्यपाल को नहीं भेजा गया। दरअसल अध्यक्ष और महापौर का चुनाव बीजेपी प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से कराना चाहती थी और यह खबर भी थी कि अध्यादेश राज्यपाल के पास भेजा गया है। लेकिन अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान कि इस तरह का कोई अध्यादेश राज्यपाल को नहीं भेजा गया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर और अध्यक्ष के चुनाव, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। निकाय और पंचायत चुनाव इस वक्त सर पर हैं। अधिसूचना जारी होने वाली है, लेकिन अभी भी यह तय नहीं है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किस प्रणाली से चुनाव होंगे मेयर और अध्यक्ष के। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के दौरान मेयर को सीधे जनता ही चुनती थी, लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई उसने इस प्रोसेस में तब्दीली। के चुनाव आप डायरेक्ट होंगे, प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, अध्यादेश भेज दिया गया राज्य। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का कोई भी अध्यादेश ऐसा अभी तक राजभवन को नहीं भेजा गया है। और मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, अभी तक खबर यह थी कि एक अध्यादेश राज्यपाल को भेजा गया है, इस पर मुख्यमंत्री की चर्चा भी हुई है, इस तरह की भी खबरें थीं, लेकिन अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कोई अध्यादेश नहीं है राज्यपाल के पास। अब तो सस्पेंस हो गया। डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट मेयर और अध्यक्ष के चुनाव? मनोज जी बिल्कुल, जिस तरीके की खबरें आई थी उसके बाद अब जो बयान सामने आया है गृह मंत्री का, उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया कि किसी तरीके का अध्यादेश जो है वो राजभवन नहीं भेजा गया प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने को लेकर। लेकिन जो चर्चा थी अध्यादेश को लेकर, उसी आधार पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस तरीके का जवाब दिया। लेकिन क्योंकि सरकार ये कह चुकी है कि वो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने को लेकर कटिबद्ध है, कई मंत्री और कई नेताओं ने इस तरीके का दावा भी किया था। और जब कमलनाथ की सरकार में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की बात की गई थी, अध्यादेश लाया गया था, उसके बाद बीजेपी सरकार ने कहा था कि पंचायत चुनाव होंगे तो वो प्रत्यक्ष प्रणाली से कराएंगे। हालांकि अब गृह मंत्री के बयान के बाद अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि सरकार का क्या स्टैंड है, सरकार क्या चाहती है। वो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराना चाहती है या अप्रत्यक्ष प्रणाली जो कि पहले से बरकरार है उसी के तहत चुनाव होंगे। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार में दो धड़े जो हैं वो इस समय बढ़ गए हैं और अलग अलग धड़े जो है अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन एक सहमति कल बनाने की कोशिश की गई थी जब बीजेपी की कल रात में बैठक थी उस दौरान, लेकिन कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई थी। यही कारण है कि आज जो है फिर से मंथन होगा संगठन के स्तर पे, पार्टी स्तर पे, सरकार के स्तर पर। तो हो सकता है कि आज शाम तक सरकार की तरफ से इस स्थिति को स्पष्ट किया जाए कि वो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के लिए अध्यादेश लेकर आएगी, राजभवन भेजेगी, या फिर जो पुरानी व्यवस्था है। मनोज, आप बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर ही दो धड़े हैं। हालांकि पहले एक विचार था कि डायरेक्ट प्रणाली से सीधे तौर पर पंचायत और निकाय के जो चुनाव हैं, जिन पदों को बदला गया था, इनडायरेक्ट किया गया था, उन पर चुनाव कराए जाएं। ये दूसरा धड़ा, इसके तर्क क्या हैं? क्या वजह है कि ये जो प्रोसेस अभी चल रही है उसी से चाहता है चुनाव कराना? मनोज
जो मौजूदा स्थिति है उसी के परिप्रेक्ष्य में इस तरीके की बात जी। निकलकर सामने आई थी। कल जो बैठक बीजेपी में हुई थी, जिस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए थे, संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद थे। हालांकि कोई आम सहमति जो है, एक राय जो है वो नहीं बन पाई है बीजेपी के अंदर। यही सबसे बड़ा कारण है कि आरक्षण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है पूरे प्रदेश में, और ऐसे में यदि बीजेपी आगे कोई बड़ा कदम नहीं उठाती प्रत्यक्ष प्रणाली को लेके, तो ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी भी जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली की तरफ जाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो, लेकिन इसमें अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। अभी भी बीजेपी के पास काफी समय है, उसे सिर्फ एक अध्यादेश राजभवन भेजना है, राज्यपाल की मंजूरी मिल जाएगी तो उस व्यवस्था को जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग उसका पालन कराएगा और उसी प्रणाली से जो है, उसी पद्धति से जो है वो चुनाव किए जाएंगे। बिल्कुल, हो सकता है कि शायद आखिरी मोमेंटम तक पत्ते ना खोलना चाहती हो बीजेपी। मनोज रहिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे अगली खबर पर। तो एक और बड़ी खबर है भोपाल से। पंचायत और निकाय के लिए आज आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य वार्डों का आरक्षण होगा। भोपाल में 2 जनपद फंदा और बैरसिया और नगर निगम के वार्डों का आरक्षण दोपहर 3 बजे किया जाएगा। भोपाल के रविंद्र भवन में वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है भोपाल से। पंचायत और निकाय चुनाव के लिए आज आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। खासतौर से सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य वार्डों का आरक्षण आज किया जाएगा। और इसमें भोपाल में 2 जनपद जिनमें फंदा और बैरसिया हैं। इसके अलावा नगर निगम के वार्डों का आरक्षण भी दोपहर 3 बजे आज होगा। और ये पूरी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में पूरी की जाएगी। जबलपुर से बड़ी खबर है। पंचायत और निकाय चुनाव के लिए आरक्षण आज होने जा रहा है। कलेक्ट्रेट और मानस भवन में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। SC, ST, OBC वर्ग के लिए आरक्षण तय होंगे। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए भी आरक्षण किया जाएगा। और नगर निगम जबलपुर, भेड़ाघाट और मझोली नगर परिषद के वार्डों में केवल OBC के लिए आरक्षण किया जाएगा और बाकी पद अनारक्षित ही रहेंगे। जबकि नगर निगम के 79 वार्डों में 21 वार्ड OBC के लिए आरक्षित और SC के लिए 11 तो ST के लिए 4 वार्ड में आरक्षित रखे गए। और मनोज राठौर हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए। मनोज, आज भोपाल में भी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। जबलपुर में भी ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आरक्षण की, जिसको लेकर बहुत लंबे समय से सियासी जोर आजमाइश भी होती रही। मनोज, बिल्कुल, जिस तरीके से रोस्टर जारी किया गया था राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसका पालन जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने किया, क्योंकि भोपाल ही नहीं बल्कि हर जिले में इस तरीके की व्यवस्था के तहत जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उसके निर्देश के बाद जो एक प्रोसेस थी उसको पूरा करने के बाद आज जो है आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाएगा। करीब 3 बजे तक जो है वो पंचायत के आरक्षण की व्यवस्था को पूरा कर लिया जाएगा। कौन कौन सी पंचायतों में किस तरीके का आरक्षण देने का काम किया जाएगा उसका पूरा जो एक पूरी कैटेगरी है, चाहे OBC की हो, ST की हो या दूसरे वर्ग की हो, महिला वर्ग की हो, ये तमाम कैटेगरी को जो है इसको भरने का काम किया जाएगा। और आज ये स्थिति साफ हो जाएगी। इसके बाद अधिसूचना जारी होगी, चुनाव की आचार संहिता लगेगी, आगे की प्रक्रिया। लेकिन आज रविंद्र भवन में पूरे भोपाल में करीब 222 पंचायत हैं, उसको लेके आज आरक्षण की प्रक्रिया रविंद्र भवन में शुरू कर दी है। कलेक्टर मौजूद हैं, जिला जनपद जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि 222 जो है पंचायत है उसमें अलग अलग आरक्षण देना है। जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसका भी पालन करना है। जो रोस्टर के तहत, जो नियम के तहत जो आरक्षण देने का काम निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया है, उसी के तहत ये आगे प्रोसेस पूरी करने का काम किया जा रहा है। और इससे उन पंचायतों को पता चल जाएगा कि उनकी जो
पंचायत है वो किस उससे लड़ी जा सकती है, ओबीसी सीट से लड़ी जा सकती है या फिर दूसरी से, तो कैंडिडेट को भी अब ये पता हो जाएगा और उसके बाद आगे की प्रोसेस जो है वो तेजी से होगी, क्योंकि मानसून शुरू होने से पहले राज्य निर्वाचन चाहता है कि पंचायत के चुनाव पूरे मध्य प्रदेश में संपन्न हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है कि मानसून आने के बाद परेशानियां और चुनौतियां बढ़ जाएंगी राज्य निर्वाचन आयोग की। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। झीरम कांड की आज 9वीं बरसी है और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम मेमोरियल प्रदेश को सौंप रहे हैं। झीरम कांड पर कांग्रेस के शहीद नेताओं को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। एनआईए से लेकर तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ से बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर जांच में रोड़ा डालने और सच सामने न आने देने का आरोप लगाया है। भूपेश बघेल हमारे साथ हैं। सर, आज बस्तर में आप हैं और झीरम को 9 साल हो गए, कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, ये जो परिवर्तन यात्रा निकले थे, नंद कुमार पटेल जी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, उसके साथ विद्याचरण जी, महेंद्र कर्मा जी और तमाम सब नेता और कार्यकर्ता थे और पूरी दुनिया के सबसे बड़े मतलब राजनेता का नरसंहार कहा जा सकता है। इतने बड़ी संख्या में पहली बार हुआ, लेकिन जिस प्रकार से एनआईए की जांच है और जिस प्रकार से लीपापोती हुई है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। एनआईए को बहुत बड़ी संस्था मानी जाती है जिसके माध्यम से बड़े बड़ी घटना का पर्दाफाश होता है, लेकिन झीरम के मामले में ऐसा नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यजनक बात है। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जब हम जांच करने की कोशिश करते हैं राज्य सरकार की ओर से, तो वो अड़ंगे लगातार लगा रही है, चाहे वो एनआईए कोर्ट में जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता कोर्ट में जाए। तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। 9 साल बीतने के बाद भी अपराधी बाहर घूम रहे हैं और अभी तक के उन परिवारों को, कांग्रेस पार्टी को न्याय नहीं मिला है। तो हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, जो कि झीरम आज मेमोरियल का भी उद्घाटन कर रहे हैं और श्रद्धांजलि भी उन्होंने दी और साथ ही कहा है कि न्याय अब तक झीरम के शहीदों को नहीं मिल पाया है, उम्मीद है आने वाले समय में यह न्याय मिलेगा। कैमरामैन शीनू राव के साथ अभिषेक शुक्ल, जगदलपुर। और जगदलपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लालबाग मैदान पहुंचे हैं। हेलीपैड से पैदल चलकर झीरम घाटी शहीद मेमोरियल पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। झीरम के शहीदों की याद में उन्होंने विशाल तिरंगा भी फहराया है। तो शहीदों की याद में झीरम मेमोरियल में उन्होंने तिरंगा लहराया और आपको बता दें कि 100 फीट ऊंचा ये तिरंगा है, तो लहराता रहेगा। ये बड़ी खबर है जगदलपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लालबाग मैदान पहुंचे हैं। हेलीपैड से पैदल चलकर ही झीरम घाटी शहीद मेमोरियल पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और शहीदों की याद में मेमोरियल में, झीरम मेमोरियल में 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराता रहेगा और इसी तिरंगे को झीरम के शहीदों की याद में फहराया गया है। करीब 100 फीट ऊंचा ये तिरंगा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं लाल बाग मैदान और हेलीपैड से पैदल ही झीरम घाटी शहीद मेमोरियल जा पहुंचे। और यहां पर झीरम घाटी के शहीद हैं, उनकी याद में एक विशाल 100 फीट ऊंचाई पर तिरंगा लहराया गया है, जो झीरम के शहीदों की याद में। तस्वीरें, 2 तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें जगदलपुर से हैं और मुख्यमंत्री इस वक्त जगदलपुर पहुंचे हैं और हेलीपैड से सीधे ही लालबाग मैदान। हमारी आंखों के सामने है और आंखें सजल होती हैं। वो परिवार हमारे साथ हैं। आज 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। महेंद्र कर्मा जी, शहीद नंद कुमार, ये दोनों तस्वीरें शहीद गणेश पटेल जगदलपुर से हैं। एक तस्वीर जहां उन्होंने तिरंगा फहराया शॉल, श्रीफल और पौधा
शहीद परिवारों को समर्पित किया जा रहा है। शहीद उदय मुदलियार जी, शहीद योगेंद्र शर्मा, शहीद अल्लाह नूर, शहीद भागीरथी, शहीद सदाशिव, शहीद अभिषेक गोलछा, शहीद मनोज जोशी, शहीद गणपत नाग, शहीद गोपी माधवानी, शहीद राजेश चंद्राकर, शहीद राजकुमार, शहीद प्रहराज, शहीद चंदन राम, शहीद विद्याचरण शुक्ल। इसके पीछे 2 परिवार और है, 2 बस ये लास्ट तक जाएंगे, फिर इसके पीछे 2 आ शहीद इमानुएल किरकेटा, पात्रिक खलको, चंद्रहास ध्रुव, राहुल प्रताप सिंह, पवन कोंड्रा, तरुण तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, दरअसल आज झीरम कांड की 9वीं बरसी है और के परिवार आज इस मौके पर और दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के लाल बाग मैदान पहुंचे हैं और जहां उन्होंने झीरम घाटी शहीद मेमोरियल में शहीदों की याद में एक विशाल तिरंगा भी फहराया है और शहीदों की याद में ये झीरम मेमोरियल में तिरंगा लहराता रहेगा। 100 फुट की ऊंचाई पर प्रभारी मंत्री माननीय श्री कवासी लखनऊ तिरंगा हमारे साथ हैं। संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपुर माननीय श्री रेखचंद जैन जी हैं। सांसद बस्तर माननीय श्री दीपक बैज जी हमारे भी बता दें कि आज विधायक झीरम घाटी हत्याकांड की 9वीं बरसी है। राजमन बेंजाम जी, क्रीड़ा और अध्यक्ष इस मौके माननीय पर श्री जगदलपुर के लाल बाग मैदान पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल और जो उनका अंदाज रहा है लोगों से बहुत आत्मीयता से मिलने का, बातचीत करने का, जी हमारे साथ हैं। हमारे सभी सम्माननीय वो कांग्रेसी कार्यकर्ता आज भी नजर आया और झीरम घाटी आज के इस अवसर पर में शहीद हुए महापौर नगरपालिक निगम नेताओं के परिजनों से श्रीमती सफीरा साहू, मिलते हुए सभापति नगरपालिक निगम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कविता साहू, जिलाध्यक्ष शहर श्री झीरम राजीव घाटी शर्मा कांड में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप ग्रामीण आदरणीय श्री खत्म हो गई थी। बलराम मौर्य जी, कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री रजत बंसल और जो जी, शहीद हुए थे झीरम कमिश्नर घाटी बस्तर संभाग, हत्याकांड में आईजी बस्तर रेंज, सभी शहीदों आज के इस परिवारों से कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं। आज का ये मुख्यमंत्री विशेष भूपेश कार्यक्रम बघेल की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की उपस्थिति और और श्रद्धांजलि उन तमाम शहीदों को। वो घटना आज भी हमारी आंखों को जगदलपुर में सजग करती है। लालबाग मैदान और में आज उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से झीरम घाटी शहीद शॉल, मेमोरियल पहुंचे श्रीफल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पौधा और स्मृति चिन्ह ये सभी समर्पित किए गए हैं। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2013 में झीरम घाटी हमले में शहीद हुए कांग्रेस के नेताओं को अपनी श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि 2013 में झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में हमने अपने कई कांग्रेस के साथियों और जवानों को खो दिया था। हम अपने देशभक्त साथियों की वीरता को सलाम करते हैं। उनकी शहादत हम कभी नहीं भूल सकते। तो राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और कांकेर से बड़ी खबर है जहां बस्तर फाइटर्स में भर्ती का विरोध नक्सली कर रहे हैं। दरअसल नक्सलियों ने बस्तर फाइटर्स में भर्ती का विरोध किया है और विरोध में नक्सलियों ने पर्चा फेंक कर धमकी भी दी है। युवक युवतियों से भर्ती में शामिल नहीं होने की अपील नक्सली कर रहे हैं। पंचायत भवन के सामने ही पर्चे फेंके गए हैं और पुलिस ने मौके से ये पर्चा बरामद किया है। कांकेर के दुर्ग कोंदल थाना क्षेत्र का ये मामला है। आपको बता दें कि लगातार बस्तर फाइटर्स में युवा उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं भर्ती होने के लिए, लेकिन यही बात नागवार गुजर रही है नक्सलियों को और उसी के बाद नक्सलियों ने बस्तर फाइटर्स में युवाओं से भर्ती ना होने के लिए अपील की है, धमकी भी दी है पर्चों के माध्यम से। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, पर्चे मिले हैं और पुलिस ने इन पर्चों को बरामद किया है। पंचायत भवन के सामने ही ये पर्चे नक्सलियों के जरिए फेंके गए थे और पुलिस ने इन पर्चों को मौके से बरामद किया है। कांकेर के दुर्ग कोंदल थाना क्षेत्र का ये मामला है।
और छत्तीसगढ़ में धारा 377 के दुरुपयोग के मामले सामने आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग करने लगी हैं। पारिवारिक विवादों में इसका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। कई मामलों और जांच में यह बात सामने आई है कि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। ऐसे में कानून के जानकारों का कहना है कि पीड़ितों को जागरूक होना होगा। गंभीर उसमें सजा है और 10 साल का लगभग पनिशमेंट है और उसमें डायरेक्ट वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए उसमें संज्ञान पुलिस द्वारा जल्द ही लिया जाता है। तो महिलाओं को ये पता है कि इस धारा में संज्ञान पुलिस जल्दी लेती है, तो जानबूझ करके उसका मिसयूज़ करती है। जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध दर्ज करवाया जाता है उसको भी जागृत रहना पड़ेगा। जनरली 377 के केसेस में कुछ महिलाओं की तरफ से कंप्लेंट आती है। ज़्यादातर 498 टाइप के विवादों में इस तरह की कंप्लेंट होती है, तो महिला जैसी कंप्लेंट देती है उसके हिसाब से केस रजिस्टर किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें पुलिस को मिलती हैं उसके हिसाब से पुलिस चार्जशीट प्रस्तुत करती है। और धमतरी पुलिस ने अपने ऐसे जवानों का सम्मान किया जिन्होंने अपने काम से पुलिस की छवि को चमकाया और मानवीयता की मिसाल पेश की है। धमतरी एसपी के मुताबिक पुलिस कुछ जवानों जो हाईवे पेट्रोलिंग और यातायात में ड्यूटी करते हैं, इन्होंने कभी घायल को तो कभी गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाया और जान बचाने में अपनी भूमिका निभाई। वहीं कुछ पुलिस जवानों ने ईमानदारी का परिचय दिया और लोगों के गुम मोबाइल या पैसे वापस किए। ऐसे जवानों को सम्मानित किया गया है। यातायात की ड्यूटी जो लगातार गर्मी के समय हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, लगातार ये ड्यूटी करें। इस ड्यूटी के अलावा इन्होंने जो एक मानवीय रूप में किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना, कोई का सामान गुम गया हो तो उसको। और कवर्धा जिले के अंतिम छोर पर बसे गांव कापादह में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल को मात दे रहा है। कापादह सरकारी स्कूल का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट हर साल 100% रहता है। पिछले 5 साल से इस स्कूल का शानदार रिजल्ट देने का सिलसिला जारी है। यहां 12वीं में पढ़ने वाले सभी छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हैं। इसके पीछे बच्चों की मेहनत के साथ साथ विद्यालय के शिक्षकों की कड़ी मेहनत भी है। और स्कूल के शिक्षक बच्चों पर निजी स्कूल की तरह ध्यान देते हैं। स्कूल भी देखने में किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं नजर आता। लेकिन मेरे चाचा जी खुश नहीं थे क्योंकि वह एक लड़का। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।